आज जो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं करवा चौथ के कारण, उन लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए, कल हम लोग अंग्रेज़ों के समय में भारतीय शिक्षा और समाचार पत्रों पर हम लोगों ने चर्चा की। अनेक समाचार पत्रों का उल्लेख मैंने किया था, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे समाचार पत्र थे जिसकी चर्चा नहीं हो पाई थी। आप उनको देख लीजिए, महत्वपूर्ण समाचार पत्र। कल मैंने जितना समाचार पत्रों के विषय में, उसके संपादक के विषय में जो मैंने लिखाया था, आप लोग उसको दिमाग में रखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल रहती है। तो कल मुझे याद आ रहा था कुछ समाचार पत्र ऐसे थे जिनकी चर्चा मैंने नहीं किया था, तो आज आप लोग उसको नोट कर लें कि वो समाचार पत्र और उसके संपादक कौन कौन से। ठीक है, एक समाचार पत्र आपका इंडियन मिरर, इंडियन मिरर, ये बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र है। इसको केशव चंद्र सेन ने, इसको केशव चंद्र सेन, इसके संपादक मैंने आपको बताया था द बंगाली का समाचार पत्र, मराठा और केसरी। ठीक है, इसके साथ एक समाचार बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये फिरोज शाह मेहता का, फिरोज शाह मेहता। और आपको राजा राम मोहन राय के विषय में मैंने कहा था, एक संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी को उन्होंने अंग्रेजी भाषा में शुरू किया था और मिरातुल अखबार को उन्होंने फारसी भाषा में शुरू किया था। इसके साथ एक उनका समाचार पत्र था ब्रह्मनिकल मैगजीन, ब्रह्मनिकल मैगजीन। यह राजा राम मोहन राय का। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका, इसको देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर, एक पत्रिका आपकी थी हिंदू, इसको हिंदू को वीर राघवाचारी और एक हिंदू नाम से और पत्रिका थी, समाचार पत्र था, उसको रानाडे ने, रानाडे। ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक और है द ट्रिब्यून, सरदार दयाल सिंह मजीठिया,
इंडियन मिरर, केशव चंद्र, बॉम्बे का मेहता का। हाँ अभिलाषा जी, अभिलाषा जी, अभिलाषा जी, हाँ कुछ कह रही थी आप? आपको सुनाई नहीं दे रहा? आपका फोन आया? अच्छा, अब सुनाई दे रहा? हिंदू वाली दो पत्रिका जो है हाँ, उसके बारे में आप क्या बताएं, ये नहीं सुनाया। हिंदू के हिंदू दो पत्रिकाएं थी, एक हिंदू का वीर राघवाचारी ने किया था और एक दूसरा हिंदू नाम से एम.जी. रानाडे ने किया था। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा स्पष्ट? नहीं, हाँ से दिखाई दे रहा, हमको लगा कि आप कुछ अलग ही बताएं, इसीलिए हम दोबारा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। इंडियन मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है, केशव चंद्र सेन का। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का। ब्रह्मनिकल मैगजीन राजा राम मोहन राय का। तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर का। हिंदू नाम से दो पत्रिकाएं निकाला था, दो संपादक थे, एक वीर राघवाचारी थे और एक हिंदू के संपादक थे एम.जी. रानाडे। ठीक है, और द ट्रिब्यून सरदार दयाल सिंह मजीठिया का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं थी जो कल मैंने चर्चा किया था उससे आगे। नेक्स्ट आप जरा देखिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। देखिए, गांधी जी ने कुछ पत्रिकाएं जो गांधी जी के द्वारा निकाली गई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यंग इंडिया, यंग इंडिया, दूसरा एक है नवजीवन, नवजीवन, तीसरा है हरिजन, एक है इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। देखिए, इसको इन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित करवाया था, अंग्रेजी में, और नवजीवन जो है इनका गुजराती भाषा में। ठीक, इसी यंग इंडिया को 1932 में, कब? 1932 में, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। यंग इंडिया को 1932 में इन्होंने हरिजन में तब्दील कर दिया और यह हिंदी में निकालने लगे। ये प्रश्न कमीशन के द्वारा पूछा गया है कि गांधी जी की वो कौन सी पत्रिका थी जो उसको बदलकर हिंदी में हरिजन नाम से निकालने लगे, तो वह पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। ठीक है, और इसी को बदलकर 1932 में हिंदी में प्रकाशित करवाया और यंग इंडिया अंग्रेजी में थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया नाम से एक किताब भी छपी थी, वह लाला लाजपत राय की किताब थी। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, भारत की आत्मा, यंग इंडिया, ये लाला लाजपत राय की किताब थी। तो अगर यंग इंडिया समाचार पत्र के रूप में आए तो यह किसका है? गांधी जी का, महात्मा गांधी, महात्मा। और यंग इंडिया अगर किताब के रूप में आपको पूछा जाए, यंग इंडिया के लेखक, ठीक है, तो यह यंग इंडिया किसने? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये किताब ध्यान रखिएगा।
और इंडियन ओपिनियन को गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक, दक्षिण अफ्रीका में, तब इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ध्यान में रखिएगा, गांधी जी ने एक अपनी बुक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। वह बुक मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई है, ठीक है। उनकी आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक। तो वह किस भाषा में थी? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो आप ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा। और पत्रिकाओं के विषय में एक है प्रताप, एक पत्रिका का नाम है प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी की। प्रताप पत्रिका जो है गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक। मैंने कल जो पत्रिकाओं के विषय में आपसे चर्चा किया था वो और आज की पत्रिकाएं मिलाकर इतना तैयार कर ले जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे लग रहा है कि आपके लिए काफ़ी कुछ फैक्ट समाचार पत्रों से मिल जाएगा। अब एक बात और देखिएगा, इन समाचार पत्रों का जब प्रकाशन हुआ था तो भारत में राष्ट्रवाद और भारत में अन्य चीज़ों को, अंग्रेजों के विरुद्ध एक माहौल क्रिएट करने में इन पत्रिकाओं ने बड़ा योगदान दिया था। तो इन पत्रिकाओं पर सरकार ने सेंसरशिप लगाना भी शुरू कर दिया, ठीक है। तो सरकार का जो सेंसरशिप था वो विभिन्न गवर्नर जनरलों के शासनकाल में था और उसमें अनेक एक्ट पारित किए गए थे। उस एक्ट को ज़रा देख लीजिएगा, और वो कौन कौन सा गवर्नर जनरल था, वायसराय था, जो समाचार पत्रों का, भारतीय समाचार पत्रों का विरोधी था, और वो कौन कौन से गवर्नर जनरल थे जो समाचार पत्रों के प्रति उदार भावना रखते थे। तो पहला जो है सरकारी नियंत्रण, समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण, ठीक है। तो पहला नियंत्रण कब हुआ था? 1799, ठीक, 1799 में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध, का कार्य पहला कब हुआ था? किसके शासनकाल में? वेलेजली के शासनकाल में, ठीक है। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने, प्रतिबंध को न कह के आप नियंत्रण स्थापित करने का कार्य पहले कब हुआ? 1799 में पहला कदम उठाया गया था वेलेजली के शासनकाल में। इसमें कहा गया था कि मुद्रक का, संपादक का, ठीक है, आपका अखबारों में नाम देना आवश्यक है। समाचार पत्र जहां से निकल रहा है उसके संपादक, ठीक है, मुद्रण कहां से हो रहा है, ठीक है, इसका नाम देना आवश्यक था समाचार पत्रों पर। यह पहला नियंत्रण 1799 में वेलेजली के शासनकाल में लगाया। इस नियंत्रण पर जो ये नियम चला था उस पे 1818 में प्रतिबंध हटा लिया गया, प्रतिबंध हटा लिया गया, ठीक है। किसके शासनकाल में? वारेन हेस्टिंग्स, सॉरी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में प्रतिबंध हट गया। लेकिन 1823 में, ठीक, एडम्स के शासनकाल में, एडम्स के शासनकाल में लाइसेंसिंग अधिनियम लागू किया गया। यानी कि मुद्रणालय स्थापित करने के लिए, प्रेस स्थापित करने से पहले आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तो 1823 में लाइसेंसिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। यानी कि लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया एडम्स के शासनकाल में 1823, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल बनता है। यह समाचार पत्रों के प्रति एक उदार दृष्टि रखता था। उसके बाद इस लाइसेंसिंग एक्ट को 1835 में खत्म किया गया। लाइसेंसिंग एक्ट समाप्त। एक्ट समाप्त कब किया गया? 1835 में। उस समय कौन था? उस समय आपका गवर्नर जनरल मेटकाफ था। मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्त दाता के नाम से जाना जाता है। इसका कार्यकाल आपको पता होगा 1835 से लेकर 1836 तक। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? समाचार पत्रों का मुक्त दाता, पत्रों का मुक्ति दाता, ठीक, के नाम से जाना जाता था। अब मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? वेल्लेली के शासनकाल में 1799 समाचार पत्रों पर नियंत्रण पहली बार, संपादक, मुद्रण आदि का स्थान आपको देना अनिवार्य हो गया था। 1818 में इस प्रतिबंध को हटा लिया गया। 1823 में एडम्स ने लाइसेंसिंग एक्ट लागू किया, यानी कि प्रेस की स्थापना करने से पूर्व आपको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। और इस लाइसेंसिंग एक्ट का प्रथम शिकार आपको बता दें, समाचार पत्र कौन बना था? मिराकुल अखबार। मिराकुल अखबार, इसको राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में 1822 में इसको प्रकाशित करवाया था फारसी भाषा। इस लाइसेंसिंग एक्ट का प्रथम शिकार बना मिराकुल अखबार। उसके बाद 1835 में इस लाइसेंसिंग एक्ट को समाप्त किया गया और मेटकाफ ने समाप्त किया। इसने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस, क्या नाम दिया था इसने? लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट। ठीक, कब? मेटकाफ ने। इसीलिए इसे समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देखिए, ये तो हो गया। फिर जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के बाद पुनः समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया। ठीक है, अब 1835 के बाद आप देखिएगा 1858 ये 1857 के विद्रोह के बाद, ठीक है, पुनः लाइसेंसिंग एक्ट लागू। एक्ट, ठीक, 1867 में 1867 में एक पंजीकरण अधिनियम लागू, पंजीकरण अधिनियम लाया गया। अधिनियम लाया गया 1867 में। लेकिन समाचार पत्रों पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का पड़ा? और वो एक्ट था 1878 में, उसको कहा जाता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। क्यूलर प्रेस एक्ट। इस एक्ट में प्रावधान दिया गया कि यदि किसी भी भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा अंग्रेजी सरकार का विरोध किया जाता है, ठीक है, अंग्रेजी सरकार के विरोध में कोई समाचार पत्र निकाला जाता है या समाचार पत्रों से सरकार के विरोध की ध्वनि आती है, तो उस समाचार पत्र को जब्त किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट उसके ऊपर उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है और उसको, यह महत्वपूर्ण एक्ट कब लागू किया गया? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की संज्ञा दे दीजिए।
ठीक है। इसके तहत मैंने आपसे कल चर्चा किया था कि इसके तहत अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश पत्रिका, दो पत्रिकाएं थी। एक सोम प्रकाश पत्रिका पर इस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। ठीक है, आपको मैंने बताया था सोम प्रकाश। इस तथ्य को एकदम दिमाग में 24 घंटे के लिए आप फिट कर लीजिएगा। सोम प्रकाश कार्रवाई वर्णक, प्रश्न पूछा जाएगा क्या कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा प्रतिबंधित होने वाला समाचार पत्र कौन था, तो वह सोम प्रकाश था। इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसके संपादक थे। ठीक है, और एक पत्रिका ऐसी थी जिसको अमृत बाजार पत्रिका कहा गया। अमृत बाजार पत्रिका, इसको मोतीलाल घोष ने, मोतीलाल घोष इसके संपादक थे। मैंने कल आपको लिखाया भी था। इस पत्रिका, यह पत्रिका बंगला भाषा में थी। इसमें बंगाली में थी। और जब ये एक्ट लागू हुआ तो यह पत्रिका रातों रात किस पे बदल गई, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं पर यह एक्ट नहीं लागू होता था। आई बात समझ में? ये हुआ। अब 1878 के बाद ये इतना चीज, तो इतनी बातें इतने दिमाग में फीड कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सोम प्रकाश का मैटर, कौन सी कार्रवाई के अंतर्गत आया और कौन सी पत्रिका रातों रात बदल गई, ये भी अमृत बाजार। ये दिमाग से कभी ओझल मत होने दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आप देखिए 1878 के बाद, ठीक, आपको 1908, 1910, 1921 और 1932, देखिए दिमाग में फीड करिए। 1908, 1910, 1921, 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया। न्यूज़पेपर, 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट, इमरजेंसी एक्ट। और 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। ये 4 एक्ट दिमाग में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि न्यूज़पेपर एक्ट कब पारित हुआ, इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट। इसी इंडियन प्रेस में एक जगह आपको इमरजेंसी डाल दिया गया। इमरजेंसी एक्ट, आपातकालीन प्रावधान, वह 1931 में, और 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ये 4 एक्ट आपके पारित हुए थे। 1908 में जब न्यूज़पेपर एक्ट जो पारित हुआ था, उसमें कहा गया था कि अगर भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा हिंसा को या हत्या को बढ़ावा देने वाले पॉइंट्स या बढ़ावा देने में मदद प्राप्त होती है, तो वह मजिस्ट्रेट इस पर कार्रवाई कर सकता है, उसके समाचार पत्रों को जब्त कर सकता है। यह न्यूज़पेपर एक्ट के द्वारा। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 के द्वारा कहा गया कि स्थानीय सरकार प्रेस पर मिनिमम 500 रुपये, 500 और अधिकतम 2000 रुपये, ठीक है, प्रेस पर जुर्माना लगा सकती है। के द्वारा 1910 के इसके द्वारा लगाया गया, सरकार द्वारा।
जी बताएं। रुके रहिए, फोन आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, चलिए। बताइए। हो गया, बात हो गई। नहीं सर, आप वाले पे आ रहा है ना, तो इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरे भी फोन नहीं आ रहा भाई, मेरे में फोन नहीं आ रहा था। क्योंकि बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है। तो हमको लग रहा है मेरे में फोन नहीं आ रहा था, मेरे में फोन आता तो आवाज मुझे सुनाई देता है। सर वीडियो चल रहा है जी, जिससे वीडियो आपका चल रहा है ना, उससे कॉल आ रही है। अच्छा उस पर आ रही कॉल। हाँ, उस पे कॉल आती है तो आवाज चली जाती है। देखो बेटा, उस पर कॉल आ रही है क्या? अब नहीं आ रही सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप फिर देखिए। से बता दीजिए सर, वो 500 से 2000 रुपए वाला। अच्छा ठीक है, अब देखिए, इंडियन प्रेस एक्ट जो 1910 में था, पर मिनिमम 500 रुपए, अधिकतम 2000 रुपए का जुर्माना लगा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों प्रेस एक्ट को 1921 में, ध्यान रखिएगा, एक प्रेस कमेटी गठित होती है, प्रेस कमेटी। इसकी अध्यक्षता करते हैं तेज बहादुर शप्रू, तेज बहादुर शप्रू। ठीक है, वह समाचार पत्रों के विषय में और उसके विकास के विषय में, या उस पे जो विभिन्न समयों में प्रावधान आरोपित किए गए, उससे उसकी जो विकास में बाधा उत्पन्न होती है, उसके विषय में यह कमेटी निर्णय देना था। और प्रेस कमेटी कब हुआ? 1921 में। इस प्रेस कमेटी के बाद 1908 और 1910 के एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यह दोनों एक्ट, इस प्रेस कमेटी जिसकी अध्यक्षता तेज बहादुर शप्रू ने किया था, उसके प्रावधान के बाद, उसका जो निर्णय हुआ, उसके बाद इस दोनों प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। लेकिन पुनः जो है, चूंकि 1930 में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, फिर समाचार पत्रों की भूमिका बढ़ जाती है, तो इसी के बाद 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट लागू किया गया, आपातकालीन सेवा। और उसके बाद इसी का और आगे का रूप क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के रूप में 1932 में बढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पूरे अंग्रेजी शासन के दौरान जो समाचार पत्र आए और उन समाचार पत्रों पर विभिन्न समयों में जो आरोपण किया गया प्रतिबंध का, ठीक है, वो प्रतिबंध इन्हीं के द्वारा आरोपित किए गए। अब मैं आपको पुनः एक बार इसकी रिपीट करा देता हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ। ठीक, यह समाचार पत्र का आरोपण 1799 बेलजली के शासनकाल से शुरू होता है। पहला प्रतिबंध, यह बेलजली के शासनकाल का पहला प्रतिबंध लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1818 में समाप्त हो जाता है। 1823 में एडम्स ने पुनः जो है लाइसेंसिंग एक्ट लागू किया, और इसका प्रथम शिकार कौन बना? मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का। उसके बाद मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया। ठीक है, और उससे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता था, वो 1935 में लागू किया। फिर इस एक्ट को समाप्त किया गया, लेकिन 1856 के 57 के विद्रोह के बाद 1858 में पुनः इसको लागू कर दिया गया। 1867 में पंजीकरण अधिनियम और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विषय में आप ध्यान रखिएगा कि यह एक ऐसा समाचार अधिनियम था जिसपे कठोर प्रतिबंध भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लगाया गया था। इसमें इसका जो शिकार होता है वो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो समाचार पत्र रहता है वो शिकार इसका होता है। और अमृत बाजार पत्रिका इस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद 1908 और 1910 का
1908 का न्यूज़पेपर एक्ट और 1910 का इंडियन प्रेस एक्ट ये आया। फिर 1921 में तेज बहादुर शप्रू की कमेटी, प्रेस कमेटी, इसके रिकमेंड पर दोनों अधिनियम को समाप्त किया गया। फिर 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट और 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया। यह समाचार पत्रों पर विभिन्न समयों में आरोपित होने वाले नियंत्रण थे सरकार के। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको भारतीय शिक्षा अंग्रेजों के शासनकाल में उसका विकास और इसके बाद समाचार पत्रों का विकास, इस पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। ठीक है, अब हम आते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है 19वीं 20वीं शताब्दी का 19वीं 20वीं शताब्दी का सामाजिक सांस्कृतिक जागरण, सामाजिक सांस्कृतिक ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत के इतिहास का ये है। ठीक है, देखिए समाचार पत्र का विकास, ठीक, और हमने कहा जब भारत में शिक्षा का विकास हुआ तो ये इस विकास ने कहीं न कहीं भारत के राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में एक बुद्धिजीवी व्यक्ति पैदा हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, और इसने जो है, मैंने आपसे चर्चा किया था इसके पहले कि भारत में शिक्षा का दो प्रारूप लाने का प्रयास किया गया, एक प्राच्य शिक्षा और एक पाश्चात्य शिक्षा। प्राच्य शिक्षा का जो गठन हुआ था उसमें आपका विलियम जोन्स, विल्किंसन, मैक्स मूलर, इन सब का महत्वपूर्ण योगदान था, और इन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा को गौरवान्वित करने का प्रयास किया, उसके अतीत को उजागर करने का प्रयास किया, साहित्य को। आपको इसी क्रम में मैंने आपसे बताया था कि भगवद गीता का अनुवाद, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद, हितोपदेश का अनुवाद, गीत गोविंद का अनुवाद, मनुस्मृति का अनुवाद, भारत की इन साहित्य का अनुवाद इन लोगों के द्वारा किया गया। आप इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा कि किसका अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी भाषा। ठीक है, और बाद में शिक्षा जो भी रही, एक कारण ये रहा कि प्राच्य शिक्षा विदों का महत्वपूर्ण योगदान, जो हमारे अतीत पर हमको गौरव करने का, उस पर इतराने का एक अवसर प्रदान किया था। ठीक है, इसके साथ साथ ईसाई धर्म का आगमन, जब ईसाई धर्म को 1813 के एक्ट के बाद भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए ईसाई मिशनरी आना शुरू हो गया, तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसका विरोध भारतीयों ने शुरू किया, जो उस समय पाश्चात्य शिक्षा के मूल अवधारणा को समझने में सफल रहे थे। ठीक, इस क्रम में हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 का जो शताब्दी वर्ष था और 20वीं शताब्दी में समाज और धर्म के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सुधार प्रारंभ हुए, और बुद्धिजीवियों भी एक जागरण हुआ और उन्होंने जनता को जागृत करने का प्रयास किया 19वीं और 20वीं शताब्दी में। और यह सुधार आंदोलन जो है सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं हुआ था, यह सुधार आंदोलन हिंदू धर्म के साथ मुस्लिम धर्म और आपके पारसी धर्म में भी यह आंदोलन चला था। तो महत्वपूर्ण यह आंदोलन रहा। इस आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का नाम सर्वप्रथम आता है। राजा राम मोहन राय को अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत और भविष्य के मध्य एक सेतु के रूप में उनको कहा गया कि अतीत और भविष्य के मध्य एक सेतु थे। आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक थे, ठीक, और आधुनिक राष्ट्र के पिता, ठीक है, कहलाते थे। उनको सुभाष चंद्र बोस ने युग दूत की संज्ञा प्रदान की थी। ठीक है, तो आप इस आंदोलन का क्रम 19वीं 20वीं शताब्दी के आंदोलन का क्रम में पहला आप हेडिंग डालिएगा, राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राम
मोहन राय और तथा ब्रह्म समाज। ठीक है, इनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, हीगल का कहना है कि कोई भी धर्म का सुधार, किसी धर्म का सुधार पुनर्जागरण के बगैर संभव नहीं है। हीगल का स्टेटमेंट है कि किसी धर्म का सुधार पुनर्जागरण के बिना संभव। ठीक, हीगल ने कहा। अब देखिए, हम देखते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में भारत को अपने अतीत को जानने का एक साधन उपलब्ध कराया। हमें अपने अतीत के गौरवपूर्ण जो क्षण थे उसको जानने का अवसर प्रदान किया। ठीक है, हमारे प्राचीन साहित्य भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद जो प्राचीन साहित्य पर कार्य किया गया। ठीक है, उसके बाद जब अतीत मेरा इतना समृद्धशाली था, ठीक है, उसी से प्रेरणा लेकर हमारे यहाँ आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय होता है वो उसी से प्रेरणा ग्रहण कर बुद्धिजीवियों के द्वारा वह प्रारंभ किया गया था। उसमें प्रथम रूप से जो प्रथम व्यक्ति सामने आते हैं वो आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में हुगली, बंगाल के हुगली में हुआ था। राधा नगर नामक स्थान था। 1772 हुगली राधा नगर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, ये बहुत बड़े विद्वान थे। अरबी, फारसी, संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रांसीसी, हिब्रू, यूनानी, लैटिन भाषा का भी उनको ज्ञान था। इतने बड़े विद्वान थे। ठीक है, और वो भारत में अंग्रेजी शासन को वो बुरा नहीं मानते थे। उनका कहना था कि अंग्रेजी शासन भारत में आना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत में उस जगह उनको अनेक बुराइयां दिखाई दे रही थी। समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में उनको बहुत बुरा, इसलिए वो अंग्रेजी शासन का समर्थन करते थे। बस अंग्रेजी शासन में वो क्या करते थे कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी बढ़े, बस इसी का वो प्रयास करते थे। ये कभी अंग्रेजी शासन का विरोध नहीं किया। और उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को, पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी शिक्षा का भरपूर समर्थन किया। उनका कहना था कि मानवतावाद और प्रजातंत्रवाद यह पाश्चात्य शिक्षा से ही भारत में संभव है। इनका मानना था कि मानवतावाद और प्रजातंत्रवाद भारत में पाश्चात्य शिक्षा से ही संभव है। वो प्राच्य शिक्षा यानी प्राचीन शिक्षा के विरोधी थे। उनका मानना था कि अगर भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई तो भारत पुनः एक कुपंडुक देश के रूप में सामने आएगा। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर वो पाश्चात्य शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, ये क्या कहा जाता था इनको? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। अतीत और भविष्य के मध्य। दूसरा इनको कहा जाता था आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक। ठीक है, और आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता। और इनको युग दूत की भी संज्ञा किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने।
सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये 1811 में इनके बड़े भाई की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पत्नी, उनके बड़े भाई की पत्नी सती हो जाती है। यानी कि सती प्रथा का जो कहा जाता है अंत किसके द्वारा किया गया, प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो वो राजा राम मोहन राय थे। उसके पीछे कारण क्या था? कारण यही था कि 1811 में इनकी भाभी, बड़े भाई की पत्नी सती हो जाती है। इसीलिए इन्होंने 1818 से काफ़ी चिंतित रहे। 1818 से सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन चलाया के विरोध। ठीक है, इसके पहले वो देखिए ईसाई धर्म के सिद्धांतों, जिसमें उनका मानना था कि मानवतावाद ईसाई धर्म का मूल सिद्धांत, मानवतावाद, प्रजातंत्रवाद, इससे बड़ा प्रभावित थे। इसके साथ साथ मुस्लिम धर्म के एकेश्वरवाद और सूफी, मुस्लिम धर्म की जो सूफी भक्ति साधना थी, उसके रहस्यवाद से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, इन्होंने भारत में प्रचलित मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का खंडन किया, पुरोहितवाद का भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। ये एकेश्वरवाद से काफ़ी प्रभावित थे और सूफियों के रहस्यवादी भावना से भी ये काफ़ी प्रभावित नजर आते थे। इन्होंने 1809 में, पहला ध्यान रखिएगा, 1809 में एक पुस्तक तुहफात उल मुवाहिदीन, ठीक है, किस भाषा में इन्होंने किया? फारसी भाषा में। इसको कहा जाता है एकेश्वरवादियों का उपहार, एकेश्वरवादियों का उपहार। ठीक है, इस पुस्तक का प्रकाशन इन्होंने 1809 में किया। इसके बाद इन्होंने 1814 में, कहीं कहीं आपको मिलेगा 1815 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न इसलिए मैं इस पे चर्चा कर रहा हूँ कि कमीशन के में पूछा गया था कि आत्मीय सभा की स्थापना निम्नलिखित में से क्या सही है। ठीक, आत्मीय सभा क्या सही है, तो उसमें 1814 1815 डेट को उसने देकर भ्रमित करने की कोशिश की थी। तो इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की, जिसमें बहुदेववाद का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने कब किया? 1814 में। कहीं कहीं आपको पुस्तकों में उल्लेख 1815 का भी मिलेगा, लेकिन आप कभी आत्मीय सभा की स्थापना किस सन में की थी, तो आप 1814 लगाइए। उसके बाद इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना बंगाल में की। हिंदू कॉलेज किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर के साथ, डेविड हेयर के साथ मिलकर, मोहन राय और डेविड हेयर। कब किया था? 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना थी। और 1818 से इन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाना प्रारंभ किया और इन्होंने 1821 में संवाद कौमुदी, इसी को प्रज्ञा चांद भी कहा जाता था, प्रज्ञा चांद, ठीक, बंगाली भाषा में इन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया
और इसी संवाद कौमुदी के माध्यम से ही इन्होंने सती प्रथा के विरोध आंदोलन को जारी रखा। अगर कभी आ जाए कि वह कौन सा समाचार पत्र था जिससे सती प्रथा के विरोध में इन्होंने अपनी बातों को रखा, तो वह समाचार पत्र था संवाद कौमुदी। उसके बाद 1822 में इन्होंने मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया, फिर मैं यहाँ आगे आपको मिटा दे रहा हूँ, आगे देखिएगा। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 वेदांत कॉलेज, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना, और इसी ब्रह्म समाज के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा का अंत वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था अधिनियम 17 के द्वारा। अधिनियम 17 के, ठीक है। 1830 में उस समय मुगल बादशाह हमारे यहाँ अकबर द्वितीय था, उसने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको इंग्लैंड भेजा और इनको राजा की उपाधि प्रदान की अकबर द्वितीय ने, ठीक। और वहाँ जाने के बाद 1833 में ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर इनको दफना दिया जाता है। अब राजा राम मोहन राय के विषय में जो जानकारी आपको रखनी है दिमाग में हमेशा, वो यही है कि 1772 में बंगाल में हुगली में राधानगर नामक स्थान पर जन्म, ठीक। इनकी जो यात्रा की शुरुआत होती है, पहले तो अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कार्य करना प्रारंभ करते हैं और फिर उससे इस्तीफा दे देते हैं 1814 में। 1809 में इन्होंने तुफ़ात उल मुहावदीन नामक पुस्तक की रचना की। 1811 में इनके भाई की मृत्यु हो जाती है, तो इनकी भाभी सती हो जाती है। इसी वजह से ये काफ़ी विचलित होते हैं और सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ देते हैं। 1814 में आत्मी सभा की स्थापना इन्होंने की। 1814 के बाद 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। फिर 1818 से यह सती प्रथा के विरुद्ध जन को जागरूक करने का प्रयास किया। संवाद कौमुदी समाचार पत्र का सहारा लिया। 1821 में संवाद कौमुदी या प्रज्ञाचार बंगाली भाषा में प्रकाशित करवाया। 1822 में मिरातुल अखबार नामक समाचार पत्र आपके फारसी भाषा में हुआ। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करवाई और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और ब्रह्म समाज के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय मिलकर इन लोगों ने सती प्रथा के अंत का प्रावधान किया। आर्टिकल उस समय जिस नियम के तहत हुआ था 17वें नियम के द्वारा, ठीक, यह प्रावधान किया। 1830 में इनको अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन की राशि बढ़वाने के लिए इंग्लैंड भेजा। इंग्लैंड का बादशाह उस समय शासक विलियम चतुर्थ था, उसके दरबार में भेजा था। वहाँ जाने के बाद इनको यहाँ से राजा की उपाधि प्रदान की थी। वहाँ जाने के बाद इनकी मृत्यु होती है, ब्रिस्टल में इनको दफना दिया जाता है, ठीक है। ये राजा राम मोहन राय की विशेष उपलब्धियाँ थी। अब ज़रा देखिए कि ब्रह्म समाज चूँकि बन चुका था और 1833 में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर, ब्रह्म समाज की बागडोर किसके हाथों में आती है? द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ
टैगोर। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये सब इसी टैगोर परिवार के ही खानदान के हिस्से थे। ठीक है, तो पहला द्वारिकानाथ टैगोर और इन्हीं के साथ रामचंद्र विद्या वागीश, रामचंद्र विद्या वागीश के हाथों में आती है। लेकिन इसके बाद ब्रह्म समाज किसके हाथों में चला जाता है? इनके बाद आता है द्वारिकानाथ के पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में इसकी बागडोर संभालते हैं ब्रह्म समाज की। ठीक है, और इसके जो मूल सिद्धांत है उस पर प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। यद्यपि देवेंद्रनाथ टैगोर संभालने की मतलब ब्रह्म समाज की बागडोर संभालने के पूर्व इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, उसका नाम था तत्व रंजनी संस्था। ठीक है, तत्व रंजनी और सभा की स्थापना की थी। यही तत्व रंजनी सभा परिवर्तित होती है तत्वबोधिनी, बाद में इसको तत्वबोधिनी सभा कहा जाने लगा और इसी ने तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। तत्वबोधिनी पत्रिका, ठीक है, ये 1838 में इन्होंने इसको किया था। 1839 में तत्वबोधिनी हो गया था और तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। अब जरा देखिए 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर इसके ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद इन्होंने प्रचार प्रसार जो किया, इसके बाद इन्होंने केशव चंद्र सेन को 1857 में ब्रह्म समाज में प्रवेश दिलाते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या घटनाएं कब हुई। ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1828 में, 1833 में उनकी डेथ हुई। द्वारिकानाथ टैगोर रामचंद्र विद्या वागीश के हाथों में आया। देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में इसके अध्यक्ष बनते हैं और इन्होंने 1857 में केशव चंद्र सेन को इसको शामिल करवाया और फिर इनका अध्यक्ष बनवाया। ठीक है, अध्यक्ष बनवाया तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों के फलस्वरूप ये जो ब्रह्म समाज अभी बंगाल में ही घूम रहा था, यह अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया इन्होंने। इसको इन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास, इन सब स्थानों पर ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार किसके फलस्वरूप किया? केशव चंद्र सेन ने अपने प्रयासों के फलस्वरूप। इसीलिए इसका स्वरूप क्या हो गया? अखिल भारतीय स्वरूप हो गया। भारतीय स्वरूप। जब ये प्रश्न पूछा जाए कि ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय स्वरूप किसने प्रदान किया, तो आपका उत्तर होगा केशव चंद्र सेन ने। उसके बाद लेकिन मजे की बात जरा देखिए, यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर इनको बनवाने में, अध्यक्ष बनवाने में इनका हाथ था। लेकिन इन्हीं देवेंद्रनाथ टैगोर से 1865 में इनके विचारों से सहमत नहीं हुए और दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है। तो 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है दो भागों में। और जो विभाजन होता है, ब्रह्म समाज जब टूटता है 1865 में दो भागों में, तो एक का नाम रहता है, एक का नाम आपका आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, और दूसरे का नाम भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म। आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष कौन बनते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक।
और भारतीय ब्रह्म समाज के अध्यक्ष बनते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक, ये हुआ। विभाजन कब हुआ था? 1865। इसी केशव चंद्र सेन के प्रयासों के फलस्वरूप 1872 में 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित हुआ। ब्रह्म विवाह अधिनियम, ठीक है, 1872 में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसमें लड़कों के विवाह की उम्र, लड़कियों की विवाह की उम्र निर्धारित की गई। लड़कों की विवाह की उम्र 16 साल और लड़कियों की विवाह की उम्र 14 साल निर्धारित की गई। लेकिन जरा देखिए, विवाह की उम्र तो इन्होंने निर्धारित कर दी और ये खुद 1878 में अपनी पुत्री क्या थी, नाबालिग पुत्री, उसका विवाह, 11 वर्षीय पुत्री थी, उसका विवाह केशव चंद्र सेन ने कूच बिहार के शासक के पुत्र से, ठीक है, नाबालिग पुत्री का विवाह इन्होंने कर दिया केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, और जब केशव चंद्र सेन ने कूच बिहार के शासक के पुत्र के साथ अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह किया तो यहाँ पर खलबली मचती है और ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज एक बार फिर टूटता है। और जब टूटता है तो यह एक साधारण ब्रह्म समाज का उदय होता है। साधारण ब्रह्म समाज, और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक जो होते हैं वो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री। ठीक है, इसके बाद इसमें विपिन चंद्र पाल, द्वारिकानाथ गांगुली आदि सब भी जोड़ते हैं। ठीक है, यह ब्रह्म समाज का एक टूटल और हुआ। अब दिमाग में आप रखिएगा ब्रह्म समाज 1828। ठीक, आपको राजा राम मोहन राय अध्यक्ष, फिर द्वारिकानाथ टैगोर, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर, फिर केशव चंद्र सेन अध्यक्ष हुए और उसके बाद 1865 में इसका विभाजन हुआ 2 भागों में, आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के अध्यक्ष देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के अध्यक्ष आपके केशव चंद्र सेन। फिर 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रह्म विवाह अधिनियम लागू हुआ। 18 वर्ष और उसके 16 वर्ष 14 वर्ष विवाह की उम्र निर्धारित की गई, लेकिन इन्होंने खुद अपनी पुत्री का विवाह कूच बिहार के शासक के पुत्र के साथ कर दिया और इससे भारतीय ब्रह्म समाज फिर एक बार टूट गया और साधारण ब्रह्म समाज में इसका विघटन हुआ। इसके अध्यक्ष आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री बनाए गए। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ रोक के आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे कि केशव चंद्र सेन ने 2 और संस्था का निर्माण किया था। एक का नाम था संगत सभा और एक इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ठीक, ये 2 सभा, ठीक है, और इन्होंने ही इंडियन मिरर पत्रिका का प्रकाशन किया। इंडियन मिरर, ये आप इतना जानते रहिए। इसके बाद इस सामाजिक धार्मिक जागरण में जो हुआ था, सांस्कृतिक जागरण में, इसमें मैं आपको फिर प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ठीक, और इसके बाद आपके इनके क्या बोलते हैं, विवेकानंद के द्वारा एक स्थापित एक संस्था और थी इसके विषय में, ठीक, रामकृष्ण मिशन इसके विषय में, और फिर आपके एनी बेसेंट का जो आंदोलन था उसके विषय में, ठीक है।
इसकी चर्चा हम लोग इसी रिफॉर्म के अंतर्गत करते हैं। ठीक, इसमें एक और प्रमुख व्यक्ति थे हेनरी विवियन डेरिजियो, उनके विषय में भी जानकारी रखना आवश्यक है। ठीक है, और दक्षिण भारत में आपका वेद समाज या दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज, इसकी भी चर्चा किया जाएगा। इसके साथ साथ मुस्लिम सुधार आंदोलन में आपके देवबंद आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, ठीक है, ये सब आंदोलन की चर्चा, अलीगढ़ आंदोलन, इसकी चर्चा की जाएगी। फिर पारसी सुधार आंदोलन में हम लोग एस.एस. बंगाली, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई फरदौन जी, फिरोज शाह मेहता, इनके प्रयासों पर चर्चा करेंगे। तो फिर उसके बाद अछूतों के विषय में जो आंदोलन ज्योतिबा फूले पर शुरू हुआ था, नारायण गुरु आदि लोगों ने जो आत्मसम्मान आंदोलन, निजवा आंदोलन, ये सब चला, इसकी विषय में चर्चा हम लोग करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। कल की संभावना है कि कल शायद मैं ना रहूँ, मोस्ट प्रोबेबिलिटी 99% है, तो कल की क्लास स्थगित रहेगी और फिर परसों हम क्लास लेंगे। अगर हम रहें तो कल जो है क्लास स्टार्ट होगी, मैं सूचना दे दूँगा। ठीक है, फिर आप लोगों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभ रात्रि और शुभ